Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hey guys, I'm MZ, or the video of my topic right now is functions. So what are functions? What we can see actually is functions. एक function एक ऐसी equation होती है जो दो variables के दरमियान relation को बताती है. जैसे let us write a function like f of x. This is a function. और हमें जो आमतौर फॉर्म मिलती है वो ए एक्स स्क्वायर वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में मिलती है, या हमें कभी कभी कोई फंक्शन मिलता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस सी वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट एंड ए इज़ अ कांस्टेंट. हमें क्यूबिक फॉर्म में कई फंक्शंस मिलते हैं जिसको हम देखने को मिलते हैं, जैसे वो होते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. तो हमारे सामने ऐसे फंक्शंस आते हैं और बाय डेफिनेशन फंक्शन जो है वो शो करता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को. एक ऐसी इक्वेशन होती है जो बताती है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है. सो टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस एक्चुअली हमें उससे पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, और ये मालूम होना चाहिए कि आखिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आखिर करते क्या हैं. सो फॉर दैट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वेरिएबल्स. वेल, वेरिएबल को जो लफ्ज़ है वो निकला है वेरी से. इट केम फ्रॉम द वर्ड वेरी. वेरी का मतलब ऐसी चीज़ जो कि फिक्स नहीं है, ऐसी चीज़ जिसको हम या कोई भी फैक्टर जिसको चेंज कर सकती है. अब किसी भी एक फंक्शन में अगर हम एक्सपेरिमेंटली इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो किसी भी एक सिचुएशन में तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास उस फंक्शन में या उस चीज़ के अंदर लेट सपोज मैं एक चीज़ लेता हूँ, फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन दैट इज ई इक्वल्स एम सी स्क्वायर. आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है जो एनर्जी और मास के दरमियान रिलेशन को बताती है. इसके अंदर जो है वो सी स्क्वायर इज द स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है. सो इसको मैं लिख सकता हूँ ई ऑफ एम इक्वल्स एम सी स्क्वायर. इसमें आपने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एफ ऑफ एक्स से लिखा हो जिसको हम आमतौर पर देखते हैं. इट कैन बी एनीथिंग, एनी वेरिएबल. यहाँ पे फंक्शन था तो मैंने इसलिए उसको एफ ऑफ एक्स लिखा, वरना एक्स की जगह यहाँ पे जो ब्रैकेट में हम डोमेन को जाहिर करते हैं, और ये भी हम देखेंगे कि डोमेन क्या चीज़ होती है. बाकी आई कैन राइट दिस फंक्शन एज ई एम इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. अब इस एक रिलेशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास तीन चीज़ें. एक है डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो कि डिपेंड कर रहा हो किसी फैक्टर पे. फिर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम अपनी मर्जी के लिहाज से या यूं समझ लीजिए कि वो चेंज किया जा सकता है. और एक होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल. कंट्रोल्ड वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है. इस वक्त हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ई इक्वल्स एम सी स्क्वायर, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो मास है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. मास हम अपनी मर्जी के लिहाज से तय करेंगे और उसके बाद हम इस फंक्शन के अंदर उस मास को पुट करेंगे और हमारे पास एनर्जी की क्वांटिटी आ जाएगी. हेयर मास इज एक्चुअली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हो सकती है हमारे पास डोमेन. लेट मी जस्ट डिफरेंशिएट इट. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होता है डोमेन. डोमेन मायने ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हम पुट करते हैं. डोमेन का मतलब है इनपुट कि डोमेन. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका हम जो कि एक डोमेन होता है कि हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं. वो सीक्वेंस की रेंज, वो नंबर की रेंज के जिनसे हम वैल्यूज पुट करते हैं. उसके बाद जो हमारे पास डोमेन डालने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आती है हमारे पास रेंज, जो कि होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. मैं एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो वही आएगी, वो डिपेंड करेगी कि मास की क्वांटिटी कितनी है. लेट सपोज अगर मैं जो मास है वो 1 kg का लेता हूँ, तो मास अगर 1 kg का है तो जो एनर्जी होगी वो होगी सी स्क्वायर. अगर मैं मास लेता हूँ 2 kg का तो एनर्जी होगी 2c स्क्वायर. इसी तरीके से अब ये जो एनर्जी है ये डिपेंड कर रही है मास की वैल्यू पर.
और फिर अगर हम गौर करें तो हमारे पास है यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर सी स्क्वायर, जो कि है एक कांस्टेंट वेरिएबल। इसको हम वेरिएबल कहेंगे बिकॉज सी स्क्वायर इज अ वेरिएबल, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम जो कंट्रोल वेरिएबल उसको हम और भी इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। वेल, द मीनिंग ऑफ वेरिएबल मस्ट बी क्लियर। वेरिएबल एक ऐसा अल्फ़ाबेट जो कि नंबर की जगह पे लिखा जाए, क्वांटिटी की जगह पे लिखा जाए, या एक ऐसा नंबर जो किसी अल्फ़ाबेट की जगह पे लिखा जाए। वेरिएबल कोई भी एक ऐसी टर्म हो सकती है, चाहे वो मैंगो भी लिखा हुआ है, लेट सपोज अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मालूम है, मैं कहूँ सपोज करो वो मैंगो है, तो दैट इज़ अ वेरिएबल। यानी वो कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर या एनी अल्फ़ाबेट या एनी वर्ड या एनी सेंटेंस विच इज़ यूज्ड instead of that thing you wanna just say to anybody, like इसको सिंपली तरीके से अगर हम समझना चाहें, अगर मेरे पास 3 पेन है और मुझे एक जगह पर याद नहीं आता है, मेरे पास 3 पेन है और कोई ये बताना चाह रहा है कि एमजी के पास 3 पेन है और उसको नहीं मालूम कि एमजी के पास कितने पेन है एक्चुअली, तो वो किसी से कह सकता है कि लेट सपोज एमजी के पास एक्स पेन है। सो एक्स इज नाउ द वेरिएबल, इट कैन बी एनीथिंग, इट इज नॉट फिक्स्ड राइट नाउ। हमें नहीं मालूम वो एक्स क्या है, हमें या तो फाइंड करना है या हमें बस उसको गो थ्रू करना है, ठीक है वो एक्स था, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट इट इज अ वेरिएबल। अब यहाँ पे जो हमारे पास ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, इसमें कोई भी फिक्स क्वांटिटी नहीं है जो हमें बता रही हो कि इसकी तादाद कितनी है। तो ई इज अ वेरिएबल, m is a variable, c हम जानते हैं c is the speed of light, but this is right now is a variable because it is written c square, और c अगर खाली c भी होता है it's a speed of light, it is a variable। so फंक्शन समझने से पहले हमारे दिमाग में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो देयर आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि जो डिपेंड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, कि हम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आएगी। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन। अब जो हमारे पास एक चीज़ और है वो ये है कि इस चीज़ को ग्राफिकली समझना कि आखिर इसकी एप्लीकेशन क्या हो रही होती है। हम जो फंक्शंस के साथ खेल रहे होते हैं बाय फाइंडिंग स्लोप्स और इंटीग्रेटिंग और कई चीज़ें करते वक्त हम फंक्शंस को देख रहे होते हैं, तो आखिर इनके प्रैक्टिकल असल में पीछे हो क्या रहा होता है, असल में रियली हैं क्या, हम आखिर हम ये क्यों देखते हैं, हम ये क्यों पढ़ते हैं, हम ये क्यों समझते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि आखिर इनके प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। सो फॉर दैट let us see some graphs. Alright, इस वक्त जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है उसका जो फंक्शन है वो है s इज अ फंक्शन, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू x, इट इज st यानी डिस्टेंस, डोमेन हमारे पास t है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। ये बात याद रखिए कि फंक्शन में हमेशा टाइम इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज कि टाइम को आप किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते, टाइम एक इंडिपेंडेंट है जो चलता जाता है, सो यू कैन नॉट स्टॉप दैट। हाँ, आप ये पता करने के लिए आप इनपुट इसलिए शो करते हो कि आपको ये जानना हो कि कौन सा फैक्टर किस टाइम में कितना था। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो एस टी इक्वल टू टी, तो अगर हम ग्राफ में देखें, तो अगर हम ग्राफ को देखें और हमें ये फाइंड करना है कि एट व्हाट टाइम हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इस वक्त जो हमारे पास फंक्शन है इसका वो है एस टी इज इक्वल टू एक्स। अगर हम इसको आम जैसे हम देखते हैं फंक्शन को आमतौर पर उसकी तरह लिखें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज द टाइम। लेकिन अगर हम इसको आम जनरल वे में जैसे हम एफ ऑफ एक्स और जो है एक्स की टर्म में हम देखते हैं चीज़ों को, तो उसमें ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्चुअली वाई क्यों? बिकॉज आमतौर पर ये कहा जाता है, और ये एक बात है कि x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कई बार ये सुन लिया जाता है मगर उसको समझा नहीं जाता कि ऐसा क्यों है, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा जाता है और y को डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि x पे हमेशा वो चीज़ हम प्लॉट करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो। अगर यहाँ पे इक्वल टू एमसी स्क्वायर की बात होती तो हमेशा में x पर मास को प्लॉट करता और y पर e को प्लॉट करता।
खैर हेयर हमारे पास सिंपल इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, एफ एक्स जो है वो रेंज है, यानी अगर हम x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डोमेन है, जब भी मैं x की वैल्यू पुट करूंगा मेरे पास एक रेंज आएगी, रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगी कि इसकी कितनी 1 2 3 पर इसकी कितनी वैल्यू पर रेंज कितनी है, इसकी कहाँ से लेकर कहाँ तक की रेंज है, कितनी वैल्यूज के अंदर आ सकती हैं, और डोमेन वो रेंज आएगी कि इसमें कितनी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। हम देखेंगे आगे कई ऐसे फंक्शंस हैं जो एक पर्टिकुलर रेंज तक फिक्स हो सकते हैं, हम उसके डोमेन में अगर उस रेंज से बाहर कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो जो रेंज होती है वो अनडिफाइंड हो जाती है, तो उसका मतलब है कि वो डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं उस डोमेन के पर्टिकुलर ऐसे सपोज करो एक ऐसा फंक्शन है जो पॉजिटिव में है और नेगेटिव में उसका जो रेंज है, जो आंसर आ रहा है, अगर मैं उसकी नेगेटिव वे में वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स में पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो वाई आ रहा है वो अनडिफाइंड आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, तो उसका मतलब है कि वो डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो रेंज भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो असल में जो फंक्शन होता है हमारे पास, हमें वो ये बताता है कि x पर y की वैल्यू क्या, जैसे अगर मुझे फाइंड करना है कि मेरी गाड़ी है वो इस स्पीड से भाग रही है जिसका फंक्शन जो है वो बन रहा है y इक्वल टू एक्स, तो मेरे पास जो एक ग्राफ बन रहा है वैसे बन रहा है, मुझे ये फाइंड करना है कि जब दूसरे सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। तो अब क्या होगा कि मैं टाइम के 2 पर जाऊंगा, दूसरा सेकंड है टाइम का 2, और वो मुझे बताएगा कि आपने डिस्टेंस जो था, अगर मैं टाइम के 2 पर जाके इस ग्राफ पर आता हूँ तो मुझे दिखता है कि y का 2 यानी डिस्टेंस जो था मैंने 2 मीटर्स ट्रेवल किए। इस तरीके से अगर मुझे बीच से कुछ देखना है कि 2.5 सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने 2.5 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया था। अब अगर मैं फंक्शंस पे भी जाऊँ तो मैं देख रहा हूँ कि मैं x की जो भी वैल्यू पुट करता हूँ मेरे पास रेंज वही आ रही है, एट 2 y इक्वल टू 2, एट 2.5 y इक्वल टू 2.5। लेट जस्ट थिंक अबाउट अनदर ग्राफ। वेल अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे एक मैं डेरिवेटिव का क्लू दे दूँ, बिकॉज माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह विल बी ऑन डेरिवेटिव्स। फॉर दैट हमें फंक्शन समझना, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अगर बना रहा हूँ इंटीग्रेशन पे, डेरिवेटिव्स पे या एनीथिंग एल्स, तो उसके लिए आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ग्राफ पर ये फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, ताकि हम स्लोप्स और एरिया हम उसके अंदर ये कहीं हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। दिस इज एक्चुअली व्हाट आई डिड, वी टी इक्वल्स टू टी, ये मतलब हेयर आई डिड एस इज इक्वल्स टू टी, एक्चुअली यहाँ पे v नहीं है, v इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे हमने टाइम और डिस्टेंस को टाइम वर्सेस डिस्टेंस, एक्चुअली डिस्टेंस वर्सेस टाइम हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो हमारे पास एक स्लोप आ रहा है, दिस स्लोप इज 1, here this slope is 1. I'm just giving you the clue right now that at every 1 second the distance is traveled 1 meter, at every one more meter, one time 1 more meter, तो उसका स्लोप जो है वो 1 है। खैर हम इसको समझेंगे इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। ये फंक्शन मुझे बता रहा है कि मैं इस फंक्शन के जरिए देख सकता हूँ, इसके फॉर्मूले में मैं पुट करके वेरीफाई कर सकता हूँ, या मैं देख सकता हूँ कि किस पॉइंट पर मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दिस इज द प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। Well, another graph which is y equals to root x. This graph is y equals to root x. तो हमारे पास ये ग्राफ है y equals to root x। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि दिस ग्राफ कैन नॉट एग्जिस्ट इन द नेगेटिव डोमेन। अगर मैं यहाँ पर किसी भी किस्म का नेगेटिव वैल्यू एक्स पुट करता हूँ, लेट सपोज अगर मैं y पुट करता हूँ -1, तो इट विल कम एज आयोटा। आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। एक्चुअली इसको नंबर नहीं कहना चाहिए बिकॉज इट्स इमेजिनरी पार्ट एक्चुअली, बिकॉज नंबर इज काउंटेबल, आयोटा इज लाइक एन इमेजिनरी पार्ट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। वाई? मैं सोच रहा हूँ कि इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँ। वेल सो नेगेटिव वैल्यू हमने देखा कि x की जो नेगेटिव वैल्यू है, हम कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ के अंदर अगर हम इसको प्लॉट करते जाएं, अगर मैं बगैर किसी ग्राफ के अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता x इज इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास y का एक पॉइंट आता, मेरे पास y आता, फिर मैं y का पॉइंट पुट करता, फिर 2 पर मेरे पास 4 आता, मैं ऐसे पुट करता जाता, 4 पर मेरे पास 2 आता, और 2 पर मेरे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आती। सो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास जो बन रहा है y को रूट एक्स, हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे बन रही है। सो आई कैन जस्ट फिगर आउट कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है,
अगर मुझे देखना है कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और मुझे देखना है कि 1 पर क्या वैल्यू है x की, सॉरी, जब x मेरे पास 1 है तो y का कौन सा पॉइंट वहाँ पर आ रहा है, √1, और मेरे पास आ रहा है +-1। आंसर मेरे पास, बिकॉज √y इज +-1। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब मेरे पास x, कैमरा, तो जब मेरे पास x1 है तो मेरे पास y जो है वो +1 और -1। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ y = 4, आई एम जस्ट टेकिंग द सिंपल वैल्यूज 4, तो मेरे पास आंसर आएगा +-2 आएगा। यस, जब मेरे पास डोमेन, अगर मैं डोमेन पुट कर रहा हूँ 4, तो मेरे पास +2 और -2 क्या आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं बीच की वैल्यूज पुट करूँ, अगर आप इस ग्राफ को बनाएं और सही से कैलकुलेट करें बीच की वैल्यूज भी, तो आपको वो हर x पर y की वैल्यू पुट करेगा जो कि उस ग्राफ पर, यानी वो उस ग्राफ की लाइन में मुझे कोई भी वैल्यू नहीं देगा कहीं से भी उठाकर, बल्कि मुझे उस पॉइंट पर मुझे बताया कि y की वैल्यू क्या है। अब प्रैक्टिकली जो हमारे फंक्शंस हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे अगर मैं प्रॉफिट और टाइम के दरमियान कोई ग्राफ बना रहा हूँ और मैंने एक फंक्शन बना लिया, मेरे ग्राफ का फंक्शन बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं डायरेक्ट उस फंक्शन में कि मुझे तीसरे साल कितना फ़ायदा हुआ, तो मैं डायरेक्ट उस फंक्शन में टाइम की वैल्यू पुट करूँगा और वो फंक्शन जो है जनरेट करके मुझे प्रॉफिट बता रहेगा कि आपको इसमें इतना प्रॉफिट हुआ इस फंक्शन के मुताबिक, तो मुझे वो टाइम और प्रॉफिट का रिलेशन बताएगा वो फंक्शन। इस तरीके से यहाँ पे देखा मुझे x और y का रिलेशन यहाँ पे मुझे फंक्शन बता रहा है, बिल्कुल सही तरीके से हमने ऐसा क्वांटिटी में देखा। और जो जब भी आप x की, आपने देखा कि जब भी आप डोमेन पुट करते हो तो वो आपके हमेशा सच बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता। वो उस फंक्शन के लिहाज से जो फंक्शन बन रहा होता है आपको बता देता है कि उस x पर y का पॉइंट है, ताकि आपको उस पॉइंट का टोटल एड्रेस मालूम हो जाए कि इस लाइन, ये लाइन बनी है एक एड्रेस से, 1 पॉइंट्स मिलकर XY पॉइंट, x और y के पॉइंट्स मिलकर, तो आपको वो टोटल एड्रेस बताता है कि इस x पे y का पॉइंट क्या है। तो आप बगैर ग्राफ ड्रॉ किए और बगैर कुछ देखे आप इक्वेशन के जरिए ये बात बता देते हो कि इस x पर y का पॉइंट क्या है। वेल, दिस इज what I can explain for functions. There is a range, there is a domain, there is a constant. ठीक, वेल इन आर केस, x और y के केस में जो डोमेन होता है हमारे पास वो x, बिकॉज x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रेंज हमारे पास होती है y। अब जो कांस्टेंट है, वी हैव कांस्टेंट इन द इक्वेशंस लाइक a = mc², एक यहाँ पे हमारे पास जो है वो c² कांस्टेंट है। और x और y में अगर आप देखें तो अगर हमारे पास 3D ग्राफ है तो x और y में जो z है वो कांस्टेंट है इस वक्त, दैट इज 0। हर फंक्शन में 3 चीजें होती हैं, रेंज, डोमेन और कांस्टेंट। इस वक्त x और y में हमारे पास जो कांस्टेंट है वो z है, दैट इज 0। तो हमारे पास जो पूरा फंक्शन बन रहा है, क्योंकि मैं उसको 3D नहीं बना सकता इस वक्त यहाँ पे पेज पर, तो पूरा फंक्शन जो मेरे पास बन रहा है वो एक्स वाई प्लेन में बन रहा है, इसलिए फंक्शन भी x और y में है। अगर मेरे पास फंक्शन को z में बनेगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 फंक्शंस आ जाएंगे, x, y एंड z। तो किस तरीके से होगा, वी आर गोइंग टू जस्ट फाइंड आउट फर्दर विद ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन स्टफ। ऑलराइट, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी देन। सो हेयर e = mc², हमने ये सब चीज़ देखी कि इसमें एक रेंज थी, डोमेन वो होता है जो हम पुट करते हैं और हमारे पास वैल्यू आती है, रेंज वो होता है जो पुट करने के बाद वैल्यूज़ आती हैं, और कांस्टेंट वो होता है कंट्रोल वेरिएबल जो कि फिक्स होता है, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है एट द टाइम, हमें उसकी वैल्यू नहीं मालूम होती। वेल, लेट नाउ कम टू द रूल। देयर आर सम रूल्स फॉर फंक्शन, रूल्स, पैंग रूल्स, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स। वेल, व्हाट फंक्शन इज एक्चुअली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर द लॉन्ग टर्म। असल में हम इसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं, लेट्स सपोज अ मशीन, डोमेन दैट इज इनपुट, range that is output, and this is the relation जो हमारे पास एक फंक्शन होता है f(x = x+1), f(x = x²+1), etc etc। so this is domain, हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, या उस वो डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्चुअली इसको हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहना चाहिए, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं।
रेंज जिसके नाम हमें डिपेंडेंट वैल्यू की जो रेंज होती है, डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, वो मालूम हो जाते हैं। दिस इज द रिलेशन। हम उसमें इनपुट पुट करते हैं और हमारे पास आउटपुट आता है। लेट सपोज आई हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मुझे मालूम है कि ये कर्व बनेगा जो कि लाइन पर ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा कि मैं जब भी पॉइंट पुट करूँगा कि मुझे बताओ कि 1 पर क्या है, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा 1 आएगा, वो जनरेट करेगा इसके अंदर, इसको मुझे 1 देगा। मैं 2 पुट करूँगा मेरे पास 4 आ जाएगा। मैं 3 पुट करूँगा मेरे पास 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह मुझे इसके पॉइंट्स मालूम होते जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कितने कितने पॉइंट्स पर कहाँ कहाँ ग्राफ बन रहा है। लेकिन इट कैन नेवर हैपन कि मैं इसके अंदर कोई एक पॉइंट पुट करूं और मेरे पास आउटपुट में 2 पॉइंट हो। लेट्स सपोज ऑफ 2 सेट्स, दिस इज डोमेन दैट इज इनपुट, दिस इज आउटपुट रेंज। यहां मेरे पास सेट ऑफ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। यहां मेरे पास सेट ऑफ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मेरी एक इनपुट पर 2 आउटपुट आए। इट कैन नेवर हैपन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरे 2 आउटपुट हों और एक इनपुट हो। दिस इज पॉसिबल कि y की यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की 2 पॉइंट्स पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक का पॉइंट 1 हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक इनपुट पर करूँ फंक्शन में मेरे पास 2 आउटपुट आ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 2 आउटपुट हों, मतलब कि मेरे पास 2 आउटपुट का एक इनपुट हो। यानी मैं एक इनपुट करूँ, मेरे पास 2 आउटपुट ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन 2 आउटपुट के एक इनपुट हो सकता है। अगर हम गौर करें तो हमने एक काम किया था। मुझे कोई चैलेंज कर सकता है कि आपने जो यहाँ पे क्या किया, आपने क्या किया कि y की एक वैल्यू पुट की 1 और आपके पास 2 आउटपुट आ गए +1 एंड -1। तो साहब जी, अगर आप ये कहते हैं कि एक इनपुट पर 2 आउटपुट नहीं आ सकते, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपने एक इनपुट पुट किया और यहाँ पर 2 आउटपुट आए? तो डेफिनेशन के मुताबिक एक इनपुट पर अगर 2 आउटपुट आ रहे हैं तो वो चीज़ फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कर्व तो है मगर फंक्शन नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक इनपुट पर 2 आउटपुट आ रहे हैं। फंक्शन नहीं है का मतलब यह है कि मैं इस पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकता। सिंपली ना मैं इस पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ऐसे जितने फंक्शंस हैं जो कि प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं, मैं इस पर ये वो अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ गिविंग मी 2 आउटपुट फॉर 1 इनपुट। एक स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए। फंक्शन हमेशा एक स्पेसिफिक एक्स के लिए स्पेसिफिक वाई होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हमें मालूम होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं कि हम ग्राफ को ब्रेक कर देते हैं। एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि एक वर्टिकल लाइन कभी भी 2 लाइन से पास ना। अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, जैसे कि मेरे पास कोई ग्राफ है, अगर वैसे जा रहा है तो मैं वर्टिकल लाइन करता हूँ टेस्ट कि भाई 2 पॉइंट्स है तो ये फेल है। लेकिन अगर मेरे पास कोई ग्राफ है और वैसे जा रहा है, मैं वर्टिकल लाइन करता हूँ कि वो एक ही पॉइंट से छू के जा रहा है एक्स की तरफ, तो मैं कहता हूँ कि ये ट्रू है, ये फंक्शन है, वो फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या करते हैं कि हम ग्राफ को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। एक हिस्सा बन जाएगा y इक्वल टू रूट एक्स, एक हिस्सा बन जाएगा y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, बिकॉज इट इज इन द माइनस साइड। अब क्या होगा कि एट एवरी x पॉजिटिव मेरे पास मैं y की वो वैल्यू कंसिडर करूंगा जो प्लस में होगी, सिर्फ और सिर्फ प्लस में होगी। सो ये हमारे पास सारी पॉजिटिव में वैल्यूज आएंगी y की, और यहाँ पे मैं नेगेटिव की वैल्यू सपोज करूंगा जो मेरे पास सारी वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी। तो इस तरीके से मैं फंक्शन को ब्रेक कर दूंगा। यही काम होता है सर्कल के अंदर। जब भी हमारे पास कोई सर्कल होता है तो वो सर्कल कभी भी एक फंक्शन नहीं होता, एक कंप्लीट सर्कल कभी फंक्शन नहीं होता, क्योंकि वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास नहीं कर रहा होता। तो हम क्या करते हैं कि हम इस सर्कल को ब्रेक करते हैं इस हिस्से में, और हम आधा हिस्सा उसका बनाते हैं ये चीज़, और इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं और हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। बट फॉर फंक्शन इट इज़ रूल दैट हमें कभी भी एक इनपुट पर 2 आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर फंक्शंस। ऑलराइट, सो हमने क्या सीखा? रेंज, डोमेन, कांस्टेंट। द डोमेन
जब हम पुट करते हैं वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उससे हमें एक रेंज मिलती है, सेट ऑफ थिंग्स। और असल में फंक्शन जिसके साथ हम खेल रहे होते हैं वो एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ पे सारा काम हो रहा होता है, और हम फंक्शन में बगैर उस ग्राफ को देखे हम यहाँ से उसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। और इस कोऑर्डिनेटिव फंक्शन जो हैं वो कर्व के होते हैं, और लीनियर फंक्शन जो है जैसे ax plus c, इट इज़ द लाइन, और देयर आर सम रूल्स एंड यस, सो दैट्स ऑल फॉर फंक्शंस एंड टेक केयर. Hey guys, so that's all for function, and if you find this video helpful then please thumbs up, and if you faced any difficulty regarding understanding this topic then please let me know in the comments. Come on guys, I'm doing that for you. I really want to know that my videos are helpful for you or not, so please do comment, and you can also suggest me topic for my future videos, any topic you want to understand, so anything you want to know write that in the comment below.